नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सुरक्षा नीति के पहले लेक्चर में। और आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में रहा है, दैट इज़ नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर जो इंडिया ने अपॉइंट किया है। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, अगर एक बहुत साधारण तरीके से देखें हम लोग, तो ये कॉन्सेप्ट जो है नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर का, इसका प्रपोजल सबसे पहले कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के दौरान दिया गया था। और जब कारगिल कॉन्फ्लिक्ट हुआ 1999 के बाद, तो क्योंकि उस समय कारगिल में हम लोगों ने एयर पावर और लैंड पावर का प्रयोग किया था पाकिस्तान के खिलाफ, तो जब ये टू फ्रंट कॉन्सेप्ट पाकिस्तान के खिलाफ यूज हुआ, तो गवर्नमेंट को एक रियलाइजेशन हुआ कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ हमारे को एयर पावर और लैंड पावर का प्रयोग करना पड़ेगा, तो कल को पाकिस्तान एक मैरीटाइम थिएटर में, मैरीटाइम फ्रंट में भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इस कारण से कारगिल के कॉन्फ्लिक्ट के बाद गवर्नमेंट को एक रिकमेंडेशन दिया गया था कि फ्यूचर में रेडी रहने के लिए मैरीटाइम थिएटर में आप जो है एक नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर को अपॉइंट कीजिए। बट उस समय इस सजेशन को इतना सीरियसली लिया नहीं गया, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये थी कि दोस्तों, कारगिल के बाद कहीं ना कहीं हमें ये लगता था कि अभी वो मौका वैसा नहीं आया है, अभी ऐसी स्थिति नहीं पैदा हुई है कि मैरीटाइम थिएटर पे कोई थ्रेट होगा। लेकिन मुंबई में 26/11 का जब अटैक होता है 2008 में, तो वो अटैक क्योंकि एक तरीके से मैरीटाइम लेवल पे ही होता है, और मैरीटाइम लेवल के उस अटैक के बाद हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिबेट चलता है। और वो डिबेट यही चलता है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी को कैसे हमें करना है और क्या करना है। उस समय दोबारा ये रिकमेंडेशन दी जाती है कि नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर को अपॉइंट किया जाए, जो मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर पूरी फोकस करके चर्चा करेगा। बट हम ये देखते हैं दोनों केसेस में, कारगिल के बाद भी और बॉम्बे के बाद भी, कि मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर अपॉइंट नहीं होता। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि दोनों केसेस के बाद, कारगिल के बाद भी और मुंबई के बाद, एक गवर्नमेंट में एक सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं दिखी। क्योंकि हम लोगों ने दोनों इन अटैक्स को, चाहे वो कारगिल का हो या मुंबई का इंसिडेंट हो, दोनों को बड़ा आइसोलेटेड इंसिडेंट देखा। और इसके बाद हमने कभी इस चीज़ को रियलाइज नहीं करा, सोचा नहीं कि जरूरत पड़ेगी। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दोस्तों, जैसे स्थिति बदलती गई, एक मैरीटाइम थिएटर इम्पोर्टेंट होने लगा। उसका कारण क्या था? उसका कारण सबसे बड़ा ये था कि ग्रेजुअली चाइना का इंडियन ओशन में आना, और चाइना की सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटी इंडियन ओशन में नहीं बढ़ना, बल्कि उसकी कमर्शियल के साथ साथ एक तरीके से सिक्योरिटी एक्टिविटी एट द नेवल लेवल इंडियन ओशन में बढ़ने से इंडिया में एक फियर पैदा हुआ। तो कहीं ना कहीं आप समझने की कोशिश कीजिए कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि हमारी सोवरेनिटी पे जब चैलेंज हुआ, वो चाहे कारगिल में हुआ हो या बॉम्बे में हुआ हो, सरप्राइजिंग बात है कि हमारी सोवरेनिटी का चैलेंज हमारे लिए एक ड्राइविंग फोर्स नहीं बना ये कोऑर्डिनेटर को अपॉइंट करने के लिए। बट हमारे लिए जो एक तरीके का ड्राइविंग फोर्स आज की डेट में बना, जिसकी वजह से हमने ये कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किया, वो ड्राइविंग फोर्स सोवरेनिटी का चैलेंज ना होने के बजाय एक स्टेट एक्टर का थ्रेट, यानी कि चाइना का थ्रेट ज्यादा हमें पुश फैक्टर दिखा। तो चाइना पहले कमर्शियली आया इंडियन ओशन में, कमर्शियली आने के बाद ऑब्वियस ही बात है कि वो उसने अपना सिक्योरिटी प्रेजेंस बढ़ाया। तो जब वो सिक्योरिटी प्रेजेंस बढ़ाने लगा, हमारे आजू बाजू के देशों में उसने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, जिसमें से श्रीलंका का एक हनबनटोटा पोर्ट है, उसके बाद ग्वादर पोर्ट है पाकिस्तान का, फिर एक तरीके से जिस तरीके से उसने पूरा अपना म्यांमार में प्रेजेंस बनाया, इसके कारण कहीं ना कहीं हमें ये लगने लगा कि नहीं, मैरीटाइम थिएटर एक इम्पोर्टेंट थिएटर बन रहा है। दूसरी चीज़ ये हुई दोस्तों कि चाइना सिर्फ अपना प्रेजेंस इकोनॉमिक और सिक्योरिटी एंगल से नहीं लाया, बल्कि चाइना ने एक चीज़ उसके बाद और करना शुरू कर दी, और वो ये थी कि उसने दूसरे देशों का मैरीटाइम प्रेजेंस को कहीं ना कहीं कट करने की कोशिश करी। इन द सेंस कि जैसे चाइना आज की डेट में साउथ चाइना सी में जो असर्शन करता है वो हम लोग जानते हैं। तो इससे दूसरे देशों में और डर पैदा हुआ, और डर ये पैदा हुआ कि कहीं ना कहीं ये स्थिति किस तरीके से लॉन्ग रन में कंड्यूसिव रहेगी ग्लोबल पीस को लेके, और खास करके मैरीटाइम पीस को लेके। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो इंडिया में बिपिन रावत जी जो थे, जिनका अब निधन हो गया, उस समय उन्होंने थिएटर कमांड का कंसेप्चुअलाइजेशन शुरू किया। और थिएटर कमांड्स में हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो करनी शुरू करी, उसमें एक मैरीटाइम थिएटर कमांड भी बनाने की बात की गई। और मैरीटाइम थिएटर कमांड बनाने की बात इसलिए की गई क्योंकि मैरीटाइम थिएटर कमांड इसलिए भी रिक्वायर्ड था क्योंकि जो ये चाइना का पूरा एंगल मैंने आपको बताया, वो हमारे लिए कहीं ना कहीं एक प्राइमेसी फैक्टर बन गया था।
अब उस कॉन्टेक्स्ट में ये होता है कि जब ये पूरी स्थिति इस तरीके से हमारे सामने आती है, तो हम लोगों ने एक डिसीजन फाइनली जाके लिया कि नहीं, एक नेशनल मैरिटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर होना चाहिए। और ये नेशनल मैरिटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर जो है, हम लोगों ने फाइनली अपॉइंट किया है अब। और गवर्नमेंट ने जो ये अब अपॉइंट किया है इनको, इससे अब हमारे को एक चीज़ देखने को ये मिलती है कि इनका अब टास्क होगा क्या। तो देखिए, सबसे पहला तो भारत सरकार ने 2015 से एक विजन अपना इंडियन ओशन को लेके और एक मैरिटाइम सिक्योरिटी थिएटर को लेके एक बनाया है। और वो हमारा जो विजन है वो बिल्कुल क्लियर है, वो है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल। तो ये सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल का जो विजन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हमारे देश को दिया है, उस विजन में हमने ये बात बोली है कि हम ये चाहते हैं कि मैरिटाइम थिएटर जो पूरा है, जिसमें इंडियन ओशन एक बहुत बड़ा प्राइमरी फैक्टर है, उसमें कहीं ना कहीं हर एक देश के लिए एक सिक्योरिटी का एस्पेक्ट हमेशा होना चाहिए। सिक्योरिटी इन द सेंस कि उनको, किसी भी देश को ये डर नहीं रहना चाहिए, मैरिटाइम देश को उस पर्टिकुलर एरिया में, कि उसको कहीं ना कहीं कोई अटैक कर सकता है। यानी कि हमने कहीं ना कहीं, जब हम ये सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल की बात करते हैं, तो हमने एक तरीके से ये बोलने की कोशिश की है कि जो मैरिटाइम देश हैं हमारे इंडियन ओशन में, बाकी देश जैसे कि मालदीव्स हो गया, श्रीलंका हो गया, इन लोगों को डरना नहीं है। इन लोगों को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होनी चाहिए। और यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट आता है सिक्योरिटी में, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का इंडिया का, जो मैं जिसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो में ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूँ, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपको वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का कॉन्सेप्ट देखना है तो वो यहाँ पे मिल जाएगा आपको। दूसरा, हमने ये बोला दोस्तों कि ग्रोथ एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि हमने ये बोला कि ग्रोथ फॉर ऑल। तो ग्रोथ फॉर ऑल का मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि सबका म्यूचुअल बेनिफिट हो। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो नेशनल मैरिटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर जो आए हैं, उनका टास्क बिल्कुल क्लियर कट है कि उनको सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इंश्योर करना है, यानी कि उनको पूरे रीजन का म्यूचुअल बेनिफिट इंश्योर करना है, और इंडिया को एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बना के वहां पर पोजीशन करना, एक इंश्योर करना है। अब ये सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल का जो लार्जर कॉन्सेप्ट है, इसको नेशनल मैरिटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो उनको ये इंश्योर करना है, नंबर 1, कि पूरे रीजन में एक स्मूथ तरीके से ट्रेड हो। दूसरा, उनको ये इंश्योर करना है कि इस रीजन में कोई डिस्प्यूट्स अगर होते हैं, मान लीजिए, तो वो डिस्प्यूट्स को एक तरीके से पीसफुली रिजॉल्व करना चाहिए और एक इंटरनेशनल लॉ के तहत रिजॉल्व करना चाहिए। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके अगेन मैं दोबारा बोलता हूँ, साउथ चाइना सी के कॉन्टेक्स्ट में, जहां पर एक इंटरनेशनल लॉ का रिगार्ड नहीं किया जा रहा है चाइना की तरफ से। तीसरा, जो नेचुरल डिजास्टर्स एक तरीके से बढ़ रहे हैं पूरे ओशनिक थिएटर में आज की डेट में, ओशन वार्मिंग के कारण, उसके लिए नेशनल मैरिटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर को प्रिपेयर्डनेस इंडिया को लेकर रेडी रखनी है। और नॉन स्टेट एक्टर्स खास कर करके जो आज की डेट में बढ़ रहे हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स का इन द सेंस कहने का मतलब ये है कि भाई कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि पायरेसी बढ़ रही है, जो ओशनिक पायरेसी है, इलीगल फिशिंग है, ये काइंड ऑफ थिएटर के थ्रेट्स जो हैं, इनको टैकल करना। और देखिए, जब एक तरीके से पूरे मैरिटाइम थिएटर में ट्रेड बढ़ेगा, तो उससे इन्वायरमेंट पे हार्म होने की पॉसिबिलिटी और बढ़ती है। तो नेशनल मैरिटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर का टास्क बिल्कुल क्लियर कट है कि उनको ये इंश्योर करना है कि एक तरीके से इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन हो, उनको ये इंश्योर करना है कि इन्वायरमेंट कहीं से भी हार्म ना किया जाए। और सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों, कनेक्टिविटी। क्योंकि देखिए, आज की डेट में कनेक्टिविटी हैज़ टू बी लिंक टू द फर्स्ट पॉइंट दैट वी हैव टॉक्ड हियर, दैट इज द ट्रेड। तो जब हम ट्रेड बढ़ाना चाहते हैं तो बाय डिफॉल्ट कनेक्टिविटी बढ़ेगी। तो ट्रेड और कनेक्टिविटी को हमें उस कॉन्टेक्स्ट में देखना है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है दोस्तों कि व्हाट आर द चैलेंजेस दैट द नेशनल मैरिटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर विल विटनेस। तो देखिए, इनके ऊपर सबसे बड़ा चैलेंज ये रहेगा कोऑर्डिनेशन का। कोऑर्डिनेशन का मतलब ये है कि दोस्तों, हमारे यहाँ पर एक तरीके से अगर हम देखें तो मैरिटाइम थिएटर में वी हैव मल्टीपल एजेंसीज। तो फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास इंडियन नेवी है, हमारे पास कोस्ट गार्ड है। इंडियन नेवी एक आर्म्ड फोर्स है, इंडियन कोस्ट गार्ड जो है एक पैरामिलिट्री फोर्स है। सिमिलरली हमारे पास मरीन पुलिस है, जिसको मारपोल कहते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि आज की डेट में इन तीनों एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन हमेशा से एक डिफिकल्ट टास्क रहा है। इनफैक्ट जब मुंबई अटैक हुए थे 26/11 के, तो उस समय भी ये बात बोली गई थी कि इन तीन एजेंसीज के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। तो कहीं ना कहीं उस कोऑर्डिनेशन को बनाने के लिए ये प्रपोजल उस समय भी दिया गया था। तो अब ऐसी उम्मीद है कि नेशनल मैरिटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर जो अब आए हैं, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से कोऑर्डिनेशन इंश्योर करेंगे। और ये एक चीज, ये
इंश्योर करेंगे कि ये जो तीनों एजेंसीज हैं हमारे देश में, जो इंडियन कोस्ट गार्ड हो गई जो एक पैरामिलिट्री फोर्स है, और इंडियन नेवी हो गई जो एक आर्म्ड फोर्स है, और साथ में अपनी जो मरीन पुलिस है, इन तीनों के बीच में एक तरीके का कोऑर्डिनेशन इंश्योर करेंगे एक यूनिफाइड कमांड बना के। फिर मैरीटाइम लेवल पे दोस्तों हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर अभी अप टू द मार्क नहीं है, तो इंडिया में जो अभी आज की डेट में थिएटर कमांड को लेकर रिफॉर्म्स चल रहे हैं, उन थिएटर कमांड के रिफॉर्म्स को ग्रेजुअली जो है कहीं ना कहीं हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट में भी देखना है, क्योंकि थिएटर कमांड से हम लोग एक इंफ्रास्ट्रक्चर का कंसेप्चुअलाइजेशन करने जा रहे हैं बहुत बड़ा। तो मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा, हमारे पास एक तरीके से कहीं ना कहीं सर्वेलेंस का एक तरीके से इम्प्रूवमेंट होगी, हमारे पास रेडार इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव होगा। फिर जो ये राइजिंग नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, जिसके बारे में मैंने ऊपर भी अभी चर्चा करी पिछले पॉइंट में, कि जो राइजिंग नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, जैसे कि इलीगल फिशिंग हो रही है बहुत ज्यादा, सिमिलरली पायरेसी की एक्टिविटीज बढ़ रही हैं, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आज की डेट में ड्रग ट्रेड थ्रू द मैरीटाइम रूट भी एक तरीके से पिकअप हुआ है। तो जो अभी गुजरात में हमने देखा चंद महीनों पहले की एक बहुत बड़ा ड्रग हॉल हुआ वहां पर, तो ये जो तरीके के नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, इनके रिलेटेड प्रिपेयर्डनेस रखना, इनके रिलेटेड एक आर्किटेक्चर तैयार करना आज की डेट में नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के लिए बहुत बड़ा टास्क है। और लास्टली ये बात बोलना कि भाई कोस्टल सिक्योरिटी इंश्योर करना ब्रॉडली, ताकि पूरा कोस्ट हमारा एक तरीके से सिक्योर्ड रहे, चाहे वो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट हो या नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट हो। इन दोनों के कॉन्टेक्स्ट में नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर का एक बहुत बड़ा रोल रहेगा। लेकिन फ्यूचर में हम एक चीज देखना चाहते हैं कि नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर क्या ये कोशिश करेंगे कि एक सेंट्रल मरीन पुलिस फोर्स का इस्टेब्लिशमेंट हो। सेंट्रल मरीन पुलिस फोर्स का एक इस्टेब्लिशमेंट के बारे में ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स काफी डीपली चर्चा कर रही है। तो क्या नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर एक होम मिनिस्ट्री के साथ वर्क करके स्टेट्स को लेके साथ में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के स्पिरिट को स्ट्रेंथन करते हुए क्या एक सेंट्रल मरीन पुलिस फोर्स एस्टैब्लिश कर सकते हैं इन द फ्यूचर, ये इनके लिए एक बहुत बड़ा फ्यूचर का एक चैलेंज रहेगा। तो आई होप इस छोटे से वीडियो में आपको नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के बारे में बेसिक आइडिया मिल गया कि इनका कॉन्सेप्ट क्या है, इनके टास्क क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं और फ्यूचर क्या है। इतनी इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है, कल को क्वेश्चन आता है मेंस एग्जाम में या प्रीलिम्स में या इंटरव्यू में, आपको आंसर करने के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए सफिशिएंट है। इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे और वीडियोस लाएंगे आपके लिए, जिससे कि आपका एनरिचमेंट होता रहे। थैंक यू।